Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing 50 series on Indian polity. We have covered fundamental rights and we are doing a very important part of the constitution, part 4th, that is directive principles of state policy. मैं आपको बहुत टू दी पॉइंट तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से टीपीएसपी समझाता जा रहा हूँ, उनके आर्टिकल का निचोड़ क्या है, उनका जिस्ट क्या है वो बताता जा रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ उसी से आ जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा आर्टिकल 40 के बारे में। आर्टिकल 40 में पंचायत बनाने के लिए एक डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे ताकि दे शुड बिकम द यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहली कमेटी थी और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था जो रूरल मासेस के लिए भारत में शुरू किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, हनुमंता राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, इन सब ने अपने अपने प्रपोजल्स दिए, अपने अपने रिकमेंडेशंस दी। बहरहाल ये बात निकल के आई, वैसे तो पंचायत शुरू पहले ही हो गई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में, लेकिन जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा शायद तब तक वो लागू नहीं हो पाएगी। कोशिश हुई, फाइनली इन द टाइम ऑफ नरसिम्हा राव 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बाकायदा 2 पार्ट और 2 शेड्यूल ही ऐड कर दिए गए, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। उसके बाद से पंचायतें बहुत बेहतर तरीके से अपना काम करने लगी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से रूरल लोकल गवर्नमेंट और 74 से अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बता दिया गया। 11वें शेड्यूल में पंचायतों के सब्जेक्ट मैटर लिखे हुए हैं, 12वें में म्यूनिसिपैलिटी के सब्जेक्ट मैटर लिखे हुए। इन सब्जेक्ट मैटर्स पे इनको कार्य करने का पूरा अधिकार है। इसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कह देते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कह देते हैं, ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी कह देते हैं, जो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और अब अच्छी तरीके से काम करने भी लगी है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि इधर पंचायतों की बात हो गई। आर्टिकल 41 में बोला गया कि सबके लिए एक राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और सोशल असिस्टेंस की बात की जाए, पब्लिक असिस्टेंस की बात की जाए। मतलब जो गरीब हैं या जो बुज़ुर्ग हैं, वो डिसेबल्ड हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इन सबको कुछ ना कुछ सहायता दी जाए, लोगों को कार्य दिया जाए, शिक्षा का इंतज़ाम किया जाए, जहाँ तक सरकार की हैसियत हो, जहाँ तक उनकी सक्षमता हो, कार्य किया जाए। आर्टिकल 41 सोशल सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, जिसमें बहुत सारी योजनाएँ चली। नेशनल सोशल सर्विस एक स्कीम है, वो चलती है, इसमें मनरेगा है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आर्टिकल 41 में चला करती हैं और बड़े स्तर पर लोगों को रोज़गार देने की कोशिश है। बड़े बुजुर्गों के लिए वयोश्री योजना मैंने आपको बताई थी, जिनमें उनको फिजिकल जो डिसेबिलिटी हो जाती है उसके लिए उनको सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं। आर्टिकल 42 में हमने बात की कि जो वर्किंग कंडीशंस है वो ह्यूमेन होनी चाहिए। वर्कर्स काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन जो काम करने की जगह है वो ऐसी हो जाए इंसान काम कर सके। मतलब पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, उनके रख रखाव है, पीने का पानी है, टॉयलेट है, ये सब साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि ठीक से काम कर पाएँ। और मैटरनिटी की बात भी करनी चाहिए, मतलब यहाँ पर महिला वर्कर्स की बात भी की गई है। और मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट पास हो चुका है जिसमें एक बदलाव हुआ, जिसमें मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 12 से 26 हफ्ते कर दिया गया, जिससे 6 महीने तक वो अपने शिशु की देखभाल कर सकती हैं। और जो नौकरी करने वाली महिलाएं उनको भी बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 वर्कर्स पे आ जाएगा, जो वर्कर्स क्लास है उनके लिए आ जाएगा। आर्टिकल 43 ये कहता है कि द स्टेट शैल सिक्योर फॉर ऑल द वर्कर्स वेदर एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल। जितने वर्कर्स हैं काम करने वाले, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्रियल हो, उनको लिविंग वेज मिले ताकि वो डिसेंट लाइफ और प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। वर्कर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हो या कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स हो, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हो, उनको लिविंग वेज दिया जाए साथ साथ, ताकि वो डिसेंट लाइफ दी जाए उनको और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। मतलब जिनको हम आजकल छोटे छोटे घर में समुदाय होते हैं जहाँ से लोग सारी फैमिली मिलकर काम करती है ताकि वो जीविका कमा सके, उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो पाए, जिसे आजकल हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तौर पे देख लेते हैं। इसको भी बढ़ावा दिया जाए ताकि नौकरी देने के बजाय खुद कमाएं और खुद औरों को नौकरी देने की भी कोशिश करें। इस पर भी बहुत काफ़ी काम हुआ। लिविंग वेज क्या होता है? लिविंग वेज वो वेज है जो एक सिंपल एग्जिस्टेंस से
प्लस होता है। अगर मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल जाए वो तो एक बात हुई, उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी है, फ्यूचर सिक्योरिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है। अगर मुझे मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं इससे जिससे मैं बस जिंदा रह पा रहा हूँ तो ये लिविंग वेज नहीं है। लिविंग तब लिविंग मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है राइट टू लाइफ को डिफाइन करते हुए। राइट टू लाइफ, लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, उससे कुछ ऊपर बढ़ के है, ताकि आदमी डिग्निफाइड तरीके से अपने आप को जिंदा रख पाए और लोगों से बाकायदा उसका आदान प्रदान सांस्कृतिक तरीके से भी और हर तरीके से हो पाए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मतलब डिग्निफाइड लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है उसे लाइफ कहा गया है। इसलिए वेजेस भी ऐसे हों जिसमें सिर्फ दिन भर का खाना पीना नहीं, साथ साथ फ्यूचर सिक्योरिटी भी हो पाए, कुछ वो फ्यूचर के लिए बचा सके, अपनी हेल्थ के लिए उसमें कुछ पैसा रख सके, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा रख सके, उसे लिविंग वेज कहते हैं। इसका मतलब मिनिमम वेज से ऊपर ही होगा लिविंग वेज। तो मतलब सरकारों को ये सुझाव दिया गया है कि जब भी आप वेज तय करें तो कोशिश करें कि उनको लिविंग वेज दें। सिर्फ कुछ पैसा देकर बात नहीं बनेगी, उससे ज़्यादा कुछ देना पड़ेगा और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब आर्टिकल 43 से आप देखेंगे यहाँ पर वर्कर्स की बात होने लगी है। वर्कर्स चाहे फैक्ट्रियों में काम करने वाले हों या एग्रीकल्चर वाले हों। और अब आपको पता है कि 4 कोर्स पास हो गए हैं, लेबर कोर्स पास हो गए हैं 4, जिनमें वर्कर्स की बेसिक सैलरी के बारे में बात की गई है कि 4 लेबर कोड पास हो गए। जितने वर्कर्स के जितने सारे कानून थे सबको मर्ज करके 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं। उनमें उनके हर एस्पेक्ट और डायमेंशन को ध्यान में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, लिविंग वेज मीन्स इट शुड नॉट मियरली बी मिनिमम वेज गारंटिंग ओनली फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर बट ऑल्सो कंप्राइज फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इल हेल्थ एंड सोशल इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी। ये लिविंग वेज हुआ करता है, तो उससे ज्यादा कुछ दिया जाए। आर्टिकल 43 कैपिटल ए एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमको लगते हैं छोटे से क्वेश्चन हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन यूपीएससी में आ जाते हैं। डीपीएसपी कौन से जोड़े गए हैं, कब जोड़े गए हैं, तो 43A जोड़ दिया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जब एक तरीके से आप ये समझ रहे हैं कि जो 70s का दशक था जिसमें नेशनलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे चल रहा था, समाजवाद पे बहुत फोकस था उस समय की सरकारों का, तब वर्कर्स के लिए एक आर्टिकल और जोड़ दिया गया और ये कहा गया स्टेट शैल सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए आर्टिकल कहाँ लगाया जा रहा है, जहाँ वर्कर्स की बात हो रही है वहीं लगाया जा रहा है। 43 में वर्कर्स की बात हुई है, चाहे एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्रियल हो, और 43A में फिर ऐड कर दिया गया कि वर्कर्स शुड, द स्टेट शैल मेक पॉलिसी इन सच अ वे दैट देयर वर्कर्स शुड हैव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब अगर इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा फैसला होता है जिससे वर्कर्स का संबंध है, उनको भी, मतलब ट्रेड यूनियन मूवमेंट को भी उसमें मान सकते हैं, उनको सलाह मशवरा किया जाए। और जो फैक्ट्री, जो कंपनी है पैदा करती है, प्रॉफिट पैदा करती है, वर्कर्स को काम करने के लिए सैलरी मिलती है, सैलरी तो उनके काम के बदले में मिलती है, लेकिन जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वो पैसा भी तो कमा रही है, प्रॉफिट भी तो कमा रही है, उस प्रॉफिट का एक शेयर भी इनको मिलना चाहिए। मतलब इन टोटलिटी वर्कर्स शुड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उनको उस हिस्से का कुछ फायदा भी मिलना चाहिए, बोनस भी मिलना चाहिए। वर्कर्स के लिए हो गया। और यहां आपको बता दूं आर्टिकल 43 कैपिटल बी ऐड हो जाता है बाई 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसमें कोऑपरेटिव्स को बनाने के लिए डीपीएसपी ऐड हुआ है। कोऑपरेटिव्स सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, आपको अभी याद होगा, अभी हाल फिलहाल में सबसे जो नया मंत्रालय हुआ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये सबसे नया मंत्रालय है। कोऑपरेटिव सिस्टम को बाकायदा सरकार बहुत तरजीह दे रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है। तो एक डीपीएसपी में पहले ही ऐड हो चुका है कि सरकारें कोशिश करें कि सहकारी संस्थाओं को बाकायदा बनाएं, उनकी सब कुछ नियम वगैरह तय करें। तो आर्टिकल 43 कैपिटल ए तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन द मैनेजर ऑफ इंडस्ट्रीज है। 43B कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए है, ताकि सभी लोग, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे महिलाओं हो या कोई हो, वो एक कोऑपरेटिव बनाकर कोई काम शुरू कर सकते हैं और उसका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से, डेमोक्रेटिक वे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, जो कोऑपरेटिव्स के मेंबर होते हैं वो खुद ही उसको चलाते हैं, वो खुद ही उसका मैनेजमेंट हुआ करते हैं और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग उसकी होती है। सरकार का इसमें बस ये दखलंदाजी होती है कि जो वहाँ
पैसे का जो सिस्टम चल रहा है वो उसमें कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोऑपरेटिव अपने डेमोक्रेटिक तरीके से चला करती है। तो उसके लिए भी एक निर्देश दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल आपको याद रहे तो अच्छा रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्रिमिनल लॉ हमारे देश में यूनिफॉर्म है, फौजदारी कानून हमारे देश में यूनिफॉर्म है, लेकिन सिविल लॉ हमारे देश में यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये फेथ स्पेसिफिक हो जाता है। कुछ समुदायों के लिए विशेष प्रावधान हैं, कुछ के लिए नहीं है, तो यहां फर्क हो जाता है। ये तो यूनिफॉर्म है। तो संविधान ने आर्टिकल 44 में बोला है कि स्टेट शुड एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स, सरकार ये कोशिश करे, सिक्योर करें सिटीजन्स के लिए अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोशिश की जाए। हो सकता है इसको, हो सकता है एक उस समय के जो हालात थे, क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं का देश है, भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ऐसे में अगर ये कम मैंडेटरी कर दिया जाता कि सबके लिए सिविल कानून भी एक सा होगा तो शायद मुश्किलें हो जाती उस समय में। उस समय देश को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू कर देते मैंडेटरी तौर पर, तो हो सकता है कुछ समुदायों के जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं वो हर्ट हो जाते और देश डिसइंटीग्रेशन की तरफ चला जाता। उस समय के हिसाब से तो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोला था वो तो यही बोला था कि अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश की जाए, एंडीवर किया जाए कि आगे चल के यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए, मतलब सिविल कानून भी सबके लिए एक सा हो जाए। कोई भी पहलू हो जिंदगी का, सबके लिए कानून एक सा हो। और आर्टिकल 14 कहता भी है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो जो सिविल लॉ होता है, शादी ब्याह के कानून है, बच्चों को अडॉप्ट करने के कानून है, डिवोर्स के कानून है, प्रॉपर्टी के कानून है, ये समुदायों के हिसाब से कुछ अलग अलग हुआ करते हैं। तो कोशिश ये है कि ये भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए। इस पे एक बहुत लंबी डिबेट काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। उस डिबेट को हम देखें। एक लंबी सी डिबेट चली आ रही है जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केस था वो था शाह बानो केस, जहां से डिबेट शुरू हो जाती है 1985-86। शाह बानो केस, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठनी शुरू हुई थी। फिर सरला मुदगल केस उठने लगा, दानियाल लतीफ़ी केस, मतलब बहुत सारे केसेस हैं। आपके लेवल पे उनको नहीं लेता हूं मैं। कहने का मतलब है ये कोर्ट में बातें आती रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत इसको लाने की कोशिश की गई है। शाहबानो केस में ये कहा गया कि डिवोर्स, एक बुजुर्ग महिला है उसको डिवोर्स हो जाता है और वो चाहती है कि मुझको सेक्शन 125 के तहत मुझको मुआवजा मिले, हस्बैंड से मुआवजा मिले, जो कि हिंदू उसमें किया जाता है। तो उसमें फिर ये हुआ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करता है, तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेवर दे दिया शाहबानो के फेवर में, तो के फैसला दे दिया। फिर वो पार्लियामेंट में चेंजेस हुए, राजीव गांधी का समय था, बहरहाल बहुत कंट्रोवर्सी होती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा यही कहा कि हमारा ये दरख्वास्त है या हमारी ये, हम मैंडेटरी तो नहीं कर सकते, इस केस में मैंडेमस नहीं पास कर सकते हैं हम, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग पार्लियामेंट का काम है। लेकिन हाँ, ये एकदम कोल्ड बैग में पड़ा हुआ है, इसको निकाला जाए और इसे जिंदा किया जाए। ये तो एक तरीके से बिल्कुल डेड लेटर सा हो गया है, ये है ना, डेड लेटर सा हो गया है, इसको रिवाइव किया जाए, इस पे सरकार पॉलिसी बनाए। तो बहरहाल बहुत सारे केसेस इसमें हुए हैं, लेकिन अभी भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। हाँ, कुछ कोशिश वगैरह हुई हैं कि जो डिवोर्स वगैरह के लॉज हैं उनमें कुछ चेंजेस हाल फिलहाल में आपने देखे हैं कुछ कम्युनिटीज़ के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में होता है। शाहबानो केस है, सरला मुदगल केस है, दानियाल लतीफ़ी केस है, ये सारे केस जो है ये इसी में आते हैं। और ये कहा जाए कि अगर पर्सनल लॉज हटा दिए जाएंगे तो, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितनी यूनिफॉर्मिटी आएगी उससे सेकुलरिज्म बढ़ेगा। ये इंटीग्रेट करने के लिए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो सब इंटीग्रेट हो जाएंगे, इससे कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। और इसके लिए कॉन्सेंसस बनाना ज़रूरी है, कोर्शन से काम नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है। कॉन्सेंसस बिल्डअप करें, कोर्शन से नहीं होगा। और ये माना जाता है कि जो वाइज पीपल हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, वो आगे आएँ और ख़ुद उन बदलावों को स्वीकार करें
और स्वीकार करवाएं, इससे फ़ायदा ही होना है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट केसेस में बताया। दिस वॉज आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड. So this was something about DPSP. Thanks a lot for watching this video. Thank you.